कैल्शियम ये मिनरल्स में है, तो मेजर एलिमेंट है। आयरन जो था वो माइनर एलिमेंट था, और ये कैल्शियम मेजर एलिमेंट है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स हमारी बॉडी में, बिकॉज इतना सारा बोन्स में है। टोटल 1 to 1.5 kg, इतना सारा जो स्केलेटल सिस्टम है सबको होने का है कैल्शियम, एंड और भी थोड़े जगहों पे प्रेजेंट रहता, तो वो 1 to 1.5 kg होना है। एंड सोर्सेज आर मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल, सीरियल्स, स्टेपल डाइट इन इंडिया। सीरियल्स गुड सोर्स नहीं है, बेस्ट सोर्स मिल्क एंड एग है, और फिश वेजिटेबल मीडियम सोर्सेस है, और सीरियल स्मॉल अमाउंट में उसमें भी प्रेजेंट है कैल्शियम, एंड इसलिए ठीक है। मिल्क में 100 mg/ml है, सो मिल्क इम्पॉर्टेंट है फॉर कंप्लीटिंग 1 to 1.5 kg। और फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है ये 50, 40 एंड 10%। तो 50% आयोनाइज्ड कैल्शियम है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म इसका है आयोनाइज्ड कैल्शियम, और ये प्रोटीन बाउंडेड कैल्शियम है 40%, एंड 10% कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस रहते बॉडी में। और ये फंक्शंस उसके दो अलग अलग फंक्शंस है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। ये सेल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, हार्मोन सिक्रीशन, सेल डिवीजन एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट है। और ये ECF में मेंटेन्स कैल्शियम लेवल समथिंग, एंड देन बोन मिनरलाइजेशन, ब्लड कोगुलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता कैल्शियम, एंड बोन मिनरलाइजेशन, बोन फॉर्मेशन में मेंटेन्स द लेवल्स, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्रिएट होता है ना अगर ECF और ICF में जितने भी अमाउंट्स में है कैल्शियम पैसा। और ये RDA है, अडल्ट मेल में 500 mg/day, और नॉर्मल फीमेल्स में भी सिमिलर रहता, बट प्रेग्नेंट फीमेल्स में 1500 mg/day 1500 mg/day, और चिल्ड्रन में 1200 mg/day, also for old people with vitamin D, because after that age बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जो भी है। और चिल्ड्रन में 1200 है ना, बिकॉज उन लोगों की अभी भी ग्रोथ हो रही, बोन फॉर्मेशन हो रही, टीथ फॉर्मेशन हो रही, ठीक है ना। मिल्क एंड ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी वही सेम है, फीटस की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है कैल्शियम। और ये मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, लोकेशन फर्स्ट and second part of duodenum, and absorbed against concentration gradient and requires ATP carrier protein। उसका जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट ATPase है, कैल्शियम डिपेंडेंट ATPase। ये वाला एंजाइम रहना, ये वाला प्रोटीन रहना जब भी ये अब्जॉर्ब होता। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल्स, ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है 9 to 11 mg/dL। कोई भी क्लिनिकल में बढ़ा या कम हुआ तो हम लोगों को मालूम होना, तो 9 to 10 mg/dL। होम्योस्टेसिस इज मेंटेन बाय हार्मोन्स, सो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज होता कैल्शियम लेवल्स। फैक्टर्स कॉजिंग इंक्रीज्ड अब्सॉर्प्शन इज विटामिन डी। विटामिन डी का जो कैल्सिट्रियोल वाला फॉर्म है, सिंथेसिस ऑफ कैलबाइंडिन में उन्हें हेल्प करता, थस हेल्पिंग इन कैल्शियम अब्सॉर्प्शन। पैराथायरॉयड हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजेस ट्रांसपोर्टेशन, एंड ये पैराथायरॉयड हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन्स को भी स्टिमुलेट करता है कि ज़्यादा अब्सॉर्प्शन करो। और ये एसिडिटी में फेवर्स कैल्शियम अब्सॉर्प्शन। अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब मिल्क में प्रेजेंट है, दैट्स वाई मिल्क इज़ अ गुड सोर्स for calcium। and factors causing decreased absorption is phytic acid। similarly iron में भी phytic acid and oxalates decrease कर रहे थे। hexaphosphate leafy vegetables forms insoluble calcium, insoluble है तो उतना फ़ायदा नहीं होता उससे, एंड मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं थोड़े, एंड फॉस्फेट भी अगर वो बढ़ गया तो कैल्शियम लो अब्जॉर्प्शन हो जाता है कैल्शियम का। तो ये 4 डिक्रीज़ कर दे रहे हैं, ये इंक्रीज़ कर दे रहे हैं, ये 6 होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, एंड ये उसका रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में फैक्टर्स ये वाले 2 लिख के ये वाला फ्लो चार्ट टाइप्स डाल सकते। तो ये कैल्शियम है, अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया मोर, तो कैल्शियम में थायराइड जो है उसका
थायराइड के ना वो पैराफॉलिकुलर सेल्स है जो कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं। कैल्सिटोनिन का काम बिल्कुल पैराथायरॉयड हार्मोन से ऑपोजिट है। पैराथायरॉयड हार्मोन अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता, ये डिक्रीज कर देता। सो जैसे अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया ब्लड में, तो ये कैल्शियम लेवल नॉर्मल पे आ जाता, फ्रॉम मोर टू नॉर्मल। ये मोर वाला है रेगुलेशन। अब ये अगर कैल्शियम लेस हो गया, कैल्शियम अगर लेस हो गया, सो पैराथायरॉयड जो है, सो पैराथायरॉयड पीटीएच हार्मोन सिक्रीट कर देता, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता, जिससे फिर से कैल्शियम नॉर्मल हो जाता। ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट आ गए तो ज़्यादा कैल्शियम फॉर्म हो जाता। और ये बोन भी है, बोन से रीअब्सॉर्प्शन हो जाता। ये थोड़े इसमें है। प्रेगनेंसी के केस में भी अगर मदर को ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल नहीं है डाइट में, तो फिर फीटस मदर के बोन्स में से ले लेता। सो दिस इज दैट, बोन्स में से भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाता। पैराथायरॉयड बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैराथायरॉयड है, जिससे कैल्शियम इंक्रीज हो जाता और कैल्सिटोनिन से कैल्शियम डिक्रीज हो जाता। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ऐसा ये थोड़ा सा आवर ग्लास जैसा फॉर्म होता, अगर बड़ा डाले तो अच्छा रहता। एंड किडनी से भी विटामिन डी, जो किडनी का वो जो एक्टिव फॉर्म है, उससे भी पैराथायरॉयड एंड ये इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करते कि ज़्यादा अब्सॉर्प्शन कर दो कैल्शियम का। ओके, एंड ये फंक्शंस ऑफ कैल्शियम बहुत बेसिक वाला ये है कि बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, और फिर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। ये जो कैलमेड्यूलिन है वो एक्टिवेट्स काइनेज, बायोलॉजिकल इफेक्ट है उसका, तो ये ऐसा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे सकते हैं। बोन एंड टीथ, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, मसल्स में एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की मदद से होता है। एक्टिन, मायोसिन जो फिलामेंट्स है, उन लोगों को कैल्शियम होना रहता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन के लिए। नर्व कंडक्शन में नर्व इम्पल्सस फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक जो है वो कैल्शियम चैनल्स के हेल्प से जाती है। अगर कैल्शियम भी कम हो गया तो फिर वो जो था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कैल्शियम मसल में भी इम्पॉर्टेंट है, नर्व में भी इम्पॉर्टेंट है। और ये सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, साइक्लिक एएमपी में कैल्शियम होना है, एग्जांपल इंसुलिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, ये दोनों कैल्शियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड मैसेंजर है कैल्शियम, वही साइक्लिक एएमपी में सेकंड मैसेंजर के जैसा काम करता। वैस्कुलर परमेबिलिटी डिक्रीजेस द पैसेज ऑफ सीरम थ्रू कैपिलरीज यूज्ड इन एलर्जीज। सो वही अगर कोई इरिटेंट है जिससे एलर्जी हो रही, तो कैपिलरीज से वो डिक्रीज कर देता, अगर कंस्ट्रिक्ट कर देता उन्हें कैपिलरीज। फिर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, फैक्टर 4 में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती। एंड ये मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम में कैल्शियम प्रोलॉन्ग्स सिस्टोल, इससे वो प्लेट्यू फेज क्रिएट हो जाता कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में, एंड जिससे वो टेटनस नहीं होता, जिससे वो हार्ट मसल्स फटीग नहीं होते। ओके, सो हाइपर कैल्सीमिया लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। ज़्यादा हाइपर कैल्सीमिया लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट, ज़्यादा कैल्शियम भी नहीं होना एंड ऑल्सो लेस कैल्शियम भी नहीं होना। एंड इसका प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम है, ठीक है ना, तो कैल्शियम है, but I like saying calcium only. Okay, enzyme regulated by calcium is glycogen synthase, pyruvate carboxylase, pyruvate dehydrogenase, pyruvate kinase, ये सब में कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, ये प्रेफर साइकिल्स में। एंड ये रेगुलेशन कैल्शियम का वही है, इंक्रीज विटामिन D3 इसका एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी का, और पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज कैल्सिटोनिन से होता जो आगे जाके है उसमें। तो रेगुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म इज वो एडिनाइल पे एक्ट कर देते, जिससे बोन्स में अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता, मतलब अगर बोन्स में स्टोरेज होके है ना कैल्शियम की, वो वापस आ जाता, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स पीटीएच करता है। एंड किडनी में एक्सक्रीशन डिक्रीज कर देता, कैल्शियम एक्सक्रीशन रोक देता। एंड इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता, जिससे सीरम लेवल भी इंक्रीज हो जाता। एंड ये कैल्सिटोनिन का एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट है, ऑपोजिट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड, ठीक है ना। तो थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल्स से है यहाँ पे
यहाँ पे थायराइड का भी डायग्राम डाल सकते हैं ऐसे रफ एंड लाइक, यहाँ पे भी पैराथायराइड का भी एक कुछ डायग्राम डाल सकते हैं ऐसे थोड़ा करके इसको, ये फ्लो चार्ट को अच्छे से डाल सकते हैं डेफिनेशन में। और ये डिसऑर्डर्स है, हाइपोकैल्सीमिया इज कॉजेज लेस हो गया डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इंक्रीज़ करने में, तो वो कम हो गया तो कैल्शियम भी कम हो जाता है। पैराथायराइड को कुछ भी हुआ ओल्ड एज में, पैराथायराइड थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो जाता है उसका, इसलिए उन लोगों को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डाइट में इंक्रीज़ कर देना टैबलेट्स व सप्लीमेंट्स। सो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के केस में भी हो सकता। और इंक्रीज कैल्सिटोनिन इज मेडुलरी कार्सिनोमा। अगर कुछ कैंसर रहा तो भी ये कैल्सिटोनिन इंक्रीज हो जाता, जिससे फिर से कैल्शियम डिक्रीज हो जाता। और फिर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इज मैल अब्सॉर्प्शन। वही अगर कुछ भी अब्सॉर्प्शन में वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सब है ना, तो जेजुनम ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट एंड कौन सा पार्ट था यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, तो जो भी है, तो अब्सॉर्प्शन में भी कोई प्रॉब्लम हुआ या डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के साथ, सिमिलर इफेक्ट है। और इंक्रीज इन फॉस्फोरस लेवल, वही रीनल फेलियर्स में फॉस्फोरस लेवल इंक्रीज हो जाता, वही बिकॉज फॉस्फेट जो है सो इनहिबिटर है। और ये टेटनी और टेटनस डिफरेंट है। टेटनस वही है कि वो हाइपर कैल्सीमिया से होता टेटनस, जिससे वो हुआ ना अभी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया। बट टेटनी ये है कि हाइपोकैल्सीमिया जिसमें मसल्स में मसल क्रैम्प हो जाता, ब्रेडिकार्डिया हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत स्लो कंट्रैक्शंस हो सकते हैं जिससे ब्रेडिकार्डिया हो सकता, नॉट प्रोलॉन्ग्ड सिस्टोल, और प्रोलॉन्ग नहीं हो सिस्टोल तो फिर ठीक हो जाता। एंड टिंगलिंग सेंसेशन, और ये इसके जो ये सिम्टम थे ये जो पेशेंट बोल दिया। साइंस इसकी ट्विचिंग ऑफ फेस, तो वहाँ पे फेस पे वहाँ पे जहाँ पे ये जो मैंडिबल के पास जो रहता ना, तो वहाँ पे प्रेस करे तो ना आधा फेस ना पूरा एक्सप्रेशंस जैसा वो फेशियल पैल्सी में जैसा होता वैसा हो जाता, बेल्स पैल्सी के जैसा एक्सप्रेशन आता जब प्रेस करते ज़ाइगोमैटिक आर्क बोन के पास, वहीं पे मैंडिबल के पास ही, ठीक है। वो है ट्विचिंग ऑफ फेस एक साइड पे पूरा। और ये पॉजिटिव ट्रॉसियस साइन वही है कि ये बीपी का जो कफ है, इसको जब पंप करे वो पूरा टाइट हो गया हाथ पे, तो वहाँ पे ना ये रिस्ट वही सेम जैसा हो रहा था, तो रिस्ट ऐसा हो जाता, बेंड हो जाता जब बीपी चेक कर रहे, तो उससे पता चल जाता कि उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। एंड फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, वही ओरल सप्लीमेंट्स देना, डाइट में इंक्रीज़ कर देना।